everyone. Welcome to PW Law Wala. I'm Advocate Mansi Jain. This is our class of Legal Reasoning lecture number 4, जहां पर आज हम लोग करने वाले हैं the important aspects of Criminal Procedure Code. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना इंडियन पीनल कोड कवर किया था, द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी ऑफेंसेस, जहां पर हमने सेक्शन 34, सेक्शन 149, सेक्शन 299, सेक्शन 300 सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करे थे. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव टोटली कवर्ड विद द ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, जो आपसे आईपीसी में पूछा जाता है रिकरेंटली इन क्लैट एंड एलिट. आज की क्लास का टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल टॉपिक है, दैट इज अबाउट द एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पे भी रेकरेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. व्हाट इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड? पहले तो डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आईपीसी और सीआरपीसी में बेसिकली क्या डिफरेंस है. सो नाउ अंडरस्टैंडिंग द बेसिक nitty-gritties of both of the same is like आईपीसी आपका डेफिनेशन बेस्ड लॉ होता है, इसको हम सब्सटैंटिव लॉ भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सारे अगर आप देखेंगे तो सारे क्राइम्स के डेफिनेशंस हैं और कितनी कितनी सबकी पनिशमेंट्स हैं वो मेंशन है. तो इट्स मोर ऑफ अ डेफिनेशन बेस्ड और अ कंसेप्चुअल लॉ. On the contrary, criminal procedure code, as the name suggests, is your procedural law. प्रोसीड्यूरल लॉ का मतलब है आपको ये तो पता चल गया आईपीसी के थ्रू कि अच्छा कौन सा क्राइम होता है, क्या थेफ्ट है, क्या डिकॉइटी है, क्या रॉबरी है, क्या एक्सटॉर्शन है, व्हाट इज 299, व्हाट इज 300. बट अगर कोई क्राइम कमिट करता है तो क्या प्रोसीजर होना चाहिए, किस तरीके से मूव किया जाएगा. मूवीज हम लोग सब देखते हैं तो बेसिक हमें नोशन तो पता है कि जब भी कोई क्राइम होता है तो सबसे पहले पुलिस को बुलाते हैं, फिर पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, फिर फोरेंसिक टीम अपना काम शुरू करती है, फिर चार्जशीट फाइल होती है. ये सब कुछ एक्चुअली द प्रोसीजर इज मेंशन्ड क्लियरली इन सीआरपीसी, जो हमारी आज की क्लास का टॉपिक है कि जब कभी भी कोई क्राइम कमिट होता है तो सीआरपीसी के हिसाब से क्या प्रोसीजर रहता है आगे चल के काम करने का, पुलिस का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, पुलिस की क्या पावर्स हैं, एफआईआर क्या होती है, ये सब चीजें, टाइप ऑफ ऑफेंसेस क्या होते हैं, कब पुलिस अरेस्ट कर सकती है वारंट के बिना, कब उनको वारंट चाहिए अरेस्ट करने के लिए, बेल के क्या प्रोविजंस हैं. आपने बहुत बार सुना होगा कि जो ऑफेंडर है वो बेल पर बाहर है, तो बेल के क्या प्रोविजंस हैं, कौन से बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं, विल बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ टुडेज क्लास. तो प्रोसीजरल लॉ होता है आपका सीआरपीसी. यहां पर आपको सारा प्रोसीजर बताया जाता है अबाउट ऑल द थिंग्स. अरेस्ट क्या रहता है, मैजिस्ट्रेट की पावर्स क्या रहती हैं. मैजिस्ट्रेट इज अ जज दैट इज अपॉइंटेड इन द क्रिमिनल केसेस. तो ये सब कुछ इसमें रहेगा इन द पार्ट ऑफ सीआरपीसी. नाउ अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंसेस अगेन. तो सब्सटैंटिव लॉ जैसा मैंने आपको कहा आईपीसी होता है, इसमें क्रिमिनल ऑफेंसेस और उनकी पनिशमेंट्स गिवन है. ये होल ऑफ द इंडिया पे अप्लाइड है और सारे क्रिमिनल केसेस इसके अंडर कवर्ड हैं. बहुत सारी जो ऑफेंसेस मेंशन्ड है, सारे ऑफेंसेस जो मेंशन्ड है उनको कैटेगोरिकली डिवाइड किया गया है, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में, बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में और कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में. पर ये वाला जो सारा मेंशन है ये सीआरपीसी लॉ में मेंशन्ड है. पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है ऑफेंसेस को ऑन द बेसिस ऑफ आईपीसी. अरेस्ट एंड बेल प्रोविजंस भी अगेन आपका सीआरपीसी लॉ में मेंशन होगा. सीआरपीसी एज आई टोल्ड यू इज अ प्रोसीजरल लॉ. ये पूरा का पूरा प्रोसीजर बताता है कि हाउ द क्रिमिनल ट्रायल्स, द इंक्वायरी, द इन्वेस्टिगेशन विल बी कंडक्टेड. इट विल बी अप्लाइड इन ऑल द क्रिमिनल केसेस. इन्वेस्टिगेशन का ड्यू प्रोसेस क्या रहता है, अरेस्ट के क्या प्रोविजंस हैं, क्या प्रोसीजर है, बेल के क्या प्रोविजंस हैं, क्या प्रोसीजर है, ये सब कुछ आपको सीआरपीसी में क्लियरली गिवन होगा. पॉपुलरली नोन एज सीआरपीसी, तो इसको एक लेजिस्लेशन माना जाता है और अल्टीमेटली सीआरपीसी लॉ प्लस इंडियन पीनल कोड प्लस इंडियन एविडेंस एक्ट तीनों मिला के आपका क्रिमिनल लॉ बनाते हैं जो फॉलो किया जाता है जब भी कोई क्राइम कमिट होता है. इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत ये देखा जाता है कि किस तरीके से एविडेंस को कोर्ट में सबमिट किया जाएगा, कौन से एविडेंस कोर्ट में एडमिसिबल हैं, कौन से एविडेंसेस ऐसे हैं जो कोर्ट एडमिट नहीं करता है, जिनको खारिज कर देता है, एंड सो ऑन. So it contains a certain provisions that are not strictly procedural in nature, include the provisions of nuisance, maintenance of wife and children, section 125 to 128. So these 484 sections spread along the 37 chapters. That's just the nitty-gritty details of CRPC. कॉन्सेप्ट ऑफ सीआरपीसी कहता है कि अल्टीमेटली इट्स अ नेसेसरी मशीनरी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि कैसे क्रिमिनल केसेस को इन्वेस्टिगेट करना है, कैसे कोर्ट्स को मूव करना है, किस तरीके से पनिशमेंट देनी है, वो सारा प्रोसीजर
प्रोसीजर इसमें ड्यूली गिवन है. Specific crimes and impose the punishments, whereas procedural law is the implementing the substantive law. The whole framework is based on three fundamental consideration. What are the three important consideration? कि जब भी कभी कोई ट्रायल होगा तो फेयर ट्रायल होगा, जिसको हम बोलते हैं जस्ट एंड इक्विटी होना चाहिए, ऑडी ऑल्टरम पार्टम होना चाहिए, मतलब हर किसी को अपनी बात कहने का कोर्ट में मौका मिलना चाहिए. Both of the parties has a right to be heard in the court of law. It should be provided to the accused as per the natural justice. Every effort should be taken to avoid inquiry and trial delays. तो कभी भी डिले नहीं होना चाहिए. CRPC लॉ में डिलेस के लिए भी प्रोविजंस हैं. सपोजिटली अगर कोई पुलिस ऑफिसर FIR रजिस्टर करने के लिए मना करता है तो डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है उनके खिलाफ, जो कि CRPC में गिवन होगा. Procedure should be simple and the greatest extent feasible, securing a fair deal for all the members of the community's poorer members. So even CRPC के हिसाब से और Constitution के हिसाब से free legal aid भी provide होती है in case the accused is poor. फॉर एग्जाम्पल, जिसने क्राइम किया है, जिसके अगेंस्ट केस चल रहा है, वो एक रिक्शा वाला है जिसके अगेंस्ट कोई चोरी का केस चल रहा है. द रिक्शा वाला कैन नॉट हायर अ लॉयर ऑन हिज ओन, तो वहां पर कोर्ट उसको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करेगा, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट एडवोकेट प्रोवाइड करेगा, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस एंड आर्टिकल्स में भी गिवन है. कोड एस्टैब्लिश करता है हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स इन विच पर्टिकुलर ऑफेंसेस कैन बी ट्राइड एज वेल एज द मैक्सिमम पेनल्टीज दैट सच कोर्ट्स में इन्फ्लिक्ट. The aim outlined above will accomplish all the state functionaries in according with the coordination, commitment and integrity. तो इस हिसाब से according to CRPC the offences can be classified in the following categories: bailable, non-bailable, cognizable, non-cognizable and compoundable, non-compoundable. तो let's have a look on each of them. Bailable, जैसा कि आपको पता है क्लियरली कि bailable का मतलब यहां पर होता है कि बेल ग्रांट करना. राइट ऑफ अक्यूज्ड होता है कि उसको कोर्ट में बेल मिलेगी ही मिलेगी, मतलब कोर्ट उसकी बेल को मना नहीं कर सकती. तो ऑब्वियसली अगर कोर्ट को जबरदस्ती आपको बेल देनी पड़ेगी, आपका हक है बेल लेने का, तो डेफिनेटली जो ऑफेंस का नेचर है वो उतना सीरियस नहीं होगा. सो इन दिस केसेस बेलेबल ऑफेंसेस में एनी ऑफेंस जिसमें बेल आपका राइट होता है, अक्यूज का राइट होता है, मतलब कोर्ट कैन नॉट डिनाई द बेल. दैट इज द मेजर पॉइंट. तो यहां पर कौन कौन से ऑफेंसेस होंगे जो भी पनिशेबल हैं बिलो 3 इयर्स, दैट्स इंपॉर्टेंट. जिन भी ऑफेंसेस की पनिशमेंट 3 साल से कम है वो सब आपके बेलेबल ऑफेंसेस में कवर होंगे. A few examples again, these has to be non-grave, मतलब उतने सीरियस नहीं होने चाहिए. एग्जाम्पल, अगर आपने मर्डर कर दिया है तो वहां पर वो नॉन बेलेबल में कवर होता है, वो बेलेबल में नहीं आ सकता. So these offenses has to be less serious and again non-grave. A few examples: bribery, cheating, forgery, death by rash and negligent act and also public nuisance. Again, non-bailable offenses. अब अगर non-bailable पढ़ते हैं ना तो प्राइमा फेसी यही लगता है कि यार non-bailable का मतलब है यहां तो बेल नहीं मिलेगी. ऐसा नहीं होता. Non-bailable में आप बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं. Accused can rightfully apply for the bail. पर बेल ग्रांट करना is actually the discretion of court. That means कि आप बेल के लिए अप्लाई करो, नॉट अ प्रॉब्लम. आपने मर्डर किया है तब भी आप बेल के लिए अप्लाई करो, आप कुछ भी कर रहे हो बेल के लिए अप्लाई कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम इन दैट केस. बट बेल ग्रांट करना ना करना ये कोर्ट के हाथ में होता है, ये कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है. In non-bailable offenses, bail is not the matter of right, but again, as I told you, it's court's discretion. तो यहाँ पर वो सारे offenses होंगे जिनकी punishment above 3 years होती है, वो सारे आपके यहाँ पर non-bailable offenses में होंगे, again serious and heinous offenses. So these has to be the graver and heinous offenses. A few examples: murder, rape, theft, robbery, criminal breach of trust, causing miscarriage without a woman's consent will be included in non-bailable offenses. Now understanding the cognizable offenses and non-cognizable offenses. Cognizable again आपके heinous और serious offenses हो सकते हैं जिसमें कि पुलिस अरेस्ट कर सकती है without warrant. ये होता है मेजर फंडा.
जैसे आप लोग मूवीज में देखते हैं कि जब कभी भी पुलिस किसी हीरो को या किसी विलन को अरेस्ट करने जाती है तो वो सामने वाला इंसान हमेशा ये बात बोलता है कि क्या आपके पास अरेस्ट वारंट है। तो कभी कभी तो पुलिस क्या करती है, बिना अरेस्ट वारंट के उठा के ले जाती है, और कभी कभी पुलिस अरेस्ट वारंट दिखाती है और उसके बाद अरेस्ट करती है। तो यहीं से निकल के आते हैं आपके कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जहां पर पुलिस अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट। तो जो विदाउट वारंट पुलिस अरेस्ट कर पा रही है, इसका मतलब आपने जो काम किया है, जो कांड किया है, वो बहुत बड़ा वाला है। तो यहां पर हीनियस ऑफेंसेस होते हैं, पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। दैट इज 1 पॉइंट ओवर हियर। सिमिलरली ये वाले वो सारे ऑफेंसेस होंगे जिनमें पनिशमेंट अबव 3 इयर्स होगी। अगेन सीरियस ऑफेंसेस। यहां पर एक और पॉइंट निकल के आता है कि पुलिस कैन स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन विदाउट द परमिशन फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट। अदर देन दैट, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए पुलिस रिक्वायर्स द परमिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट। तो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है विदाउट द परमिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट। दैट इज हाईली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब जब आप नॉन कॉग्निजेबल करोगे तो उसमें ऑपोजिट होगा, इसी पॉइंट का ऑपोजिट, कि नॉन कॉग्निजेबल में पुलिस को इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए, तहकीकात और छानबीन शुरू करने के लिए मैजिस्ट्रेट की परमिशन चाहिए होती है, उसके बिना वो ये काम नहीं कर सकता। बट यहां पर क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, सीरियस और हीनियस ऑफेंसेस हैं, लाइक मर्डर, रेप, डाउरी डेथ, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट, इन सब में पुलिस कैन डू इट विदाउट द वारंट। Non-cognizable offense, on the contrary, will be covered in 2(1) definition of CRPC. यहाँ पर the police cannot arrest a person without a warrant. That means यहाँ पर arrest करने के लिए warrant is a must for the police, and also investigation शुरू करने के लिए पुलिस को magistrate की permission is highly required. These offenses are those जिनकी सजा less than 3 years है. For example, voluntary causing hurt, cheating, mischief, forgery, etc. Forgery includes the fabricating of false evidence, giving false evidence, and so on. Compoundable and non-compoundable offenses. So understand, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जहां पर विक्टिम और अक्यूज्ड एक कॉम्प्रोमाइज में आ जाते हैं। अब आप सोचेंगे क्रिमिनल लॉ में कॉम्प्रोमाइज जस्ट लाइक सिविल लॉ, यस पॉसिबल है, लेकिन अगर आपने कंपाउंडेबल वाला ऑफेंस किया है, मतलब ऐसा कोई ऑफेंस जो कॉम्प्रोमाइज किया भी जा सकता है, तो यहां पर जो विक्टिम होता है और अक्यूज होता है वो एक कॉम्प्रोमाइज में आते हैं, जिसमें कि विक्टिम क्या करता है, सपोजिटली विक्टिम के घर में चोरी हुई है और चोर ने 2 नेकलेस चुराए हैं 2 करोड़ के, तो दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो गया। यहाँ पे चोर ने कहा मैं आपको आपके नेकलेस दे दूंगा, आप प्लीज मेरे खिलाफ जो कंप्लेंट है वो वापस ले लीजिए। तो दोनों के बीच में अगर ये कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, दैट इज लाइक अ कंपाउंडिंग ऑफ द ऑफेंस। तो यहां पर अब क्या होता है, इस कॉम्प्रोमाइज के बीच में समटाइम्स कोर्ट का परमिशन रिक्वायर्ड होता है, कभी कभी कोर्ट का परमिशन रिक्वायर्ड नहीं होता। समटाइम्स इट इज रिक्वायर्ड, समटाइम्स इट्स नॉट रिक्वायर्ड। तो सेम अगेन, जहां कोर्ट का परमिशन रिक्वायर्ड होगा वो थोड़े सीरियस वाले ऑफेंस होंगे, जहां कोर्ट के परमिशन के बिना ही कंपाउंडिंग पॉसिबल है, जैसे कि जनरली होता है आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के केसेस में, जो चेक बाउंस के केसेस होते हैं वो एनआई एक्ट में आते हैं, तो वहां पर कंपाउंडिंग के लिए कोर्ट का परमिशन इज नॉट रिक्वायर्ड। सपोज अगर थेफ्ट जैसा एग्जांपल है, अगर थेफ्ट हुआ है तो यस, वहां पे कोर्ट का परमिशन विल बी रिक्वायर्ड। जहां पर कोर्ट का परमिशन नहीं रिक्वायर्ड होता, ऐसे कुछ और ऑफेंसेस हैं लाइक डिफेमेशन, क्रिमिनल ट्रेसपास, एडल्ट्री एंड कॉजिंग हर्ट। जहां पर कोर्ट का परमिशन रिक्वायर्ड होगा फॉर कंपाउंडिंग, criminal breach of trust, voluntary causing grievous hurt, dishonest misappropriation of property, assault on woman with an intention to outrage her modesty are the offenses जहां कोर्ट का परमिशन is highly required for compounding. और जितने भी कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं वो सेक्शन 320 सीआरपीसी में लिस्ट गिवन है, जहां जहां कंपाउंडिंग पॉसिबल है। जो ऑफेंसेस इस लिस्ट में मेंशन नहीं है, ऑटोमेटिकली वो नॉन कंपाउंडेबल की कैटेगरी में चले जाएंगे। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस अगेन आर मोस्ट सीरियस इन नेचर, तभी तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे विक्टिम एंड अक्यूज्ड कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉम्प्रोमाइज, कैन नॉट रिजॉल्व देयर डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट।
यहां पर सिर्फ और सिर्फ कोर्ट का डिस्क्रिशन चलता है कि कितनी पनिशमेंट कोर्ट देगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने बात करी थी क्लास में कि पनिशमेंट होती है किडनैपिंग की अप टू 7 इयर्स। तो कोर्ट की मर्जी है, कोर्ट को लगता है कि फैक्ट्स ऑफ द केस देख के और सिचुएशन देख के 2 साल की सजा काफी है, तो कोर्ट 2 साल की सजा कर सकता है। आपसी में कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता किडनैपर का और विक्टिम का। तो यहाँ पे कोर्ट को लगता है कि किडनैपिंग में 7 साल ही देने बनते हैं, तो कोर्ट 7 इयर्स दे देगा। कोर्ट को लगता है कि नहीं ये उतना सीरियस लेवल का किडनैपिंग नहीं है, तो कोर्ट 6 महीने की सजा भी दे सकता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है कि कोर्ट को पनिशमेंट के कितने लेवल्स तक जाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, जो 320 सीआरपीसी में मेंशन नहीं है, जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में आते हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं लाइक रेप एंड मर्डर। नाउ अंडरस्टैंडिंग, in order to deal with the emergent situations, actually section 144 give huge powers to magistrate जब भी कोई इमरजेंसी काइंड ऑफ अ सिचुएशन डिक्लेयर होती है, तो यहां पर इट गिव्स द ओमनीबस पावर्स टू मैजिस्ट्रेट कि वो इस केसेस में जब भी कोई न्यूसेंस जैसी सिचुएशन होती है, कोई पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करने वाले हैं लोग, या उसको मैजिस्ट्रेट को लगता है कि देयर इज अ डेंजरस सिचुएशन जो लोगों को अफेक्ट कर सकती है। जैसे आप देखते हो ना कि एक धारा 144 लागू हो गई, जैसे अभी नू में जितने भी वायलेंट अटैक्स हो रहे थे वहां पर मैजिस्ट्रेट ने 144 इशू कर दिया था। तो जब भी उनको लगता है कि ये मैटर का नीड है, अर्जेंसी है, तो वहां पर उस केस में 144 मैजिस्ट्रेट को पावर्स देती है कि स्पीडी रेमेडी जहां रिक्वायर्ड होती है या इमीडिएट प्रिवेंशन रिक्वायर्ड होता है, वहां पर मैजिस्ट्रेट 144 सीआरपीसी के तहत इमरजेंसी इशू कर सकते हैं। All the magistrate is supposed to issue the order in writing। यहाँ पे इस ऑर्डर को राइटिंग में जाना बहुत जरूरी है, मतलब कि ये ऑर्डर वर्बल नहीं हो सकता। And this order has to be provided under section 134 of CRPC। इसका स्कोप क्या है 144 का? According to this law, the action is anticipatory in nature, obviously, क्योंकि हमने पहले से ही यहाँ पे जज एंटिसिपेट कर लेता है। एंटिसिपेट का मतलब है फोर्सी करना, अनुमान लगाना, आगे का सोचना। तो वो ये फोर्सी कर लेते हैं, वो ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि यार आगे चल के हो सकता है, अभी जो सिचुएशन चल रही है, जो गहमा गहमी चल रही है, जो माहौल चल रहा है, हो सकता है आगे चल के बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाए, बहुत ज्यादा राइटिंग जैसी सिचुएशन हो जाए, दंगे फसाद हो जाए। तो वहां पर पहले ही धारा 144 लागू हो जाती है इस केस में। एंड द एक्शंस ऑफ द पीपल आर रिस्ट्रिक्टेड whenever the opinion of magistrate there is a sufficient ground for proceeding in this section is law applicable। Order is case में any person to withhold from doing a certain act, if a certain property is in his the possession or under the management, then he can make an order with respect to it। इस ground, इस order के पीछे the ground for making this order is that the opinion of magistrate is likely to prevent, क्या prevent करना चाहते हैं magistrate? Obstruction of the properties, annoyance जो society के बीच में annoyance हो रही है, any injury to any person or any property, any danger to human life or health or safety, पब्लिक पीस को डिस्टर्बेंस वाली सिचुएशन, राइटिंग जैसे मैंने दंगे बताए आपको, एफ्रे का मतलब ही लड़ाई वाला होता है, राइटिंग से थोड़ा छोटे लेवल पे होता है। तो दिस सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर मेकिंग एन ऑर्डर विच इज आइदर अ प्रोहिबिटरी ऑर्डर, जिसमें कि जजेस कुछ भी, मैजिस्ट्रेट प्रोहिबिट कर सकते हैं कुछ एक्ट्स को, या कुछ एक्ट्स को मैंडेटरी बना सकते हैं, मतलब डेफिनेटली ये चीज करनी ही करनी होगी। पावर शुड बी इशूड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग पब्लिक पीस। एग्जैक्टली इसके पीछे अल्टीमेटली पर्पस क्या है कि पब्लिक पीस, ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करनी है। प्राइवेट राइट्स में बी टेम्पररी बट एनल्ड एंड इंटरेस्ट फॉर द पब्लिक इज गिवन प्रायोरिटी। यहां पर अल्टीमेटली लोगों के प्राइवेट राइट्स टाइमली सस्पेंड हो जाते हैं, जैसे अभी हुआ था, इंटरनेट बंद हो गए थे, या बहुत बार लोगों को बोला जाता है कि 5 लोग साथ में खड़े नहीं होने चाहिए, या आप मार्केट नहीं जा सकते, आप बाहर नहीं निकल सकते, जैसे कोविड के टाइम पे हुआ था। तो प्राइवेट राइट्स लॉकडाउन के टाइम पे भी हुआ, प्राइवेट राइट्स एक्चुअली में सस्पेंड हो जाते हैं। लेकिन इसके पीछे बिगर पिक्चर अगर देखें तो अल्टीमेटली पब्लिक पीस एंड पब्लिक प्रायोरिटी हैज टू बी गिवन। सेक्शन 144 में सिविल नेचर के सारे राइट्स, डिस्प्यूट्स, टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी आर नॉट ओपन फॉर डिस्कशन इन द प्रोसीडिंग्स। इस टाइम पे इस तरीके के जितने भी सिविल केसेस होते हैं वो फिलहाल के लिए कोर्ट्स में सस्पेंड होते हैं। कंसिडरेशन गिवन होती है इन द लार्जर पिक्चर, इन द लार्जर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, तो माइनर सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी को यहाँ पे नहीं देखा जाएगा। इन प्रिंसिपल्स को अ फेमस केस ऑफ शेख पीरू बक्स वर्सेस कालिंदीपति में भी रिकॉग्नाइज किया गया है। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कितना सपोर्ट करता है सेक्शन 144 सीआरपीसी को?
तो प्रोविजन जो है इसमें एक्सेस ऑफ पावर्स में नहीं लिखे गए हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड अदर राइट्स, अदर फ्रीडम्स हैं 19(1) में, ABCD में, ये रिस्ट्रिक्शन एक्चुअली में रीजनेबल है, क्योंकि हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई के साथ आते हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ आते हैं। तो इस केसेस में जो आपकी फ्रीडम्स हैं, जो आर्टिकल 19 आपको प्रोवाइड करता है, वो इन सिचुएशंस में कर्टेल की जा सकती हैं, आपसे आपकी फ्रीडम्स ली जा सकती हैं, बिकॉज दैट इज अल्टीमेटली द नीड ऑफ द आवर। So reasonable, and there is an availability of sufficient safeguards to protect the people. That is why 144 CRPC को constitutional validity भी मिलती है। तो this section is entirely not unconstitutional. So it was stated in the case, अब ये कहाँ पर enlighten किया ये concept को? A famous case of Madhu Limaye versus SDM Monger, that the fact that it may be subdued, no ground for holding it a violation. Now comes the important part, that is summons warrants case. तो दो टाइप के केसेस होते हैं, summons case and warrants case. तो understand the difference between the two. समन केस क्या होता है? एक समन अल्टीमेटली आपने बहुत बार लेमन लैंग्वेज में सुना होगा यार कि मेरे दोस्त के खिलाफ ना समन इशू हुए हुए हैं, या मेरे दोस्त के खिलाफ वारंट निकल गया है। तो वो होता क्या है? लेट्स हैव अ लुक ऑन इट। समन एक डॉक्यूमेंट होता है जो कोर्ट इशू करता है टू कॉल अ पर्सन टू come to the court before the judge and show a certain document, or summons are generally issued in civil cases. मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल केसेस होते हैं, या टॉर्ट्स लॉ बेसिस केसेस होते हैं, IPR केसेस होते हैं। सिविल केसेस में जनरली समन इशू होता है, जिसमें वो डॉक्यूमेंट बोलता है, वो समन घर भिजवाए जाते हैं उस पार्टी के कि जो पार्टी कोर्ट्स में अवेलेबल नहीं हो रही है, जो कोर्ट्स में पेश नहीं हो रही है, तो उनके लिए समन इशू करते हैं, उनके घर समन भेजे जाते हैं कि आइए कोर्ट में अपनी हाजिरी दीजिए। तो कॉलिंग डॉक्यूमेंट होता है, लाइक अ फरमान जारी करना। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 61 ऑफ CRPC, वैलिड समन्स जज इशू करता है, उसकी दो आइडेंटिकल कॉपीज होती हैं, दोनों कॉपीज को जजेस, इट वाज साइंड बाय जजेस, और कोर्ट की सील होती है इसमें। समन इफ समन लैक दीज एलिमेंट्स, इट्स कंसिडर्ड एन इनवैलिड समन। मतलब अगर समन्स की दो कॉपीज जनरेट नहीं हुई और जज के सिग्नेचर नहीं हुए, तो उसको इनवैलिड समन माना जाएगा। मतलब दीज टू आर द रिक्वायर्ड एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड समन। The summons should clearly, and also the court seal, third point, तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। तो कोर्ट की सील भी होनी चाहिए। समन्स शुड क्लियरली स्टेट द कोर्ट्स नेम, कोर्ट का नेम भी होना चाहिए इनफैक्ट कि कौन से कोर्ट से ये समन्स आए हैं। कोर्ट का नेम इज ऑल्सो क्राइटेरिया। लोकेशन ऑफ द कोर्ट, द डेट एंड टाइम ऑफ इशूइंग द समन्स, ये सारे इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज हैं ऑफ अ वैलिड समन। तो वैलिड समन्स में अगर ये चीजें नहीं हैं, तो समन जिसको इशू किए हैं वो समन को रिजेक्ट कर सकता है कि मैं ये समन नहीं पकड़ता, क्योंकि ये समन्स कोर्ट ने इशू नहीं किए हैं। तो वैलिड समन्स में ये सारी चीजें होनी चाहिए, और उस केस में जिस भी पर्सन के अगेंस्ट समन इशू हुए हैं उसको कोर्ट में प्रेजेंट होना, अपनी हाजिरी देना मैंडेटरी होगा। वारंट्स केसेस क्या होते हैं? वारंट होता है एक ऑफिशियल ऑर्डर एक्चुअली, जहां पर जो डायरेक्ट करता है स्पेसिफिक पर्सन को कि टू एप्रीहेंड एज अ सस्पेक्ट एंड ब्रिंग देम टू द कोर्ट फॉर लीगल प्रोसीडिंग। तो एक बात ध्यान रखना कि वारंट जनरली इशू किया जाता है क्रिमिनल केसेस में। किसके खिलाफ इशू होता है? जिस इंसान पे शक होता है, नंबर 1 सस्पेक्ट, एंड जो इंसान कोर्ट से एब्सेंट है, जो कोर्ट में हाजिरी नहीं दे रहा है और उस पे शक है उस इंसान पे। तो उस केस में जिस पे शक होता है, एप्रीहेंडेड सस्पेक्ट, तो वहां पर उनको बोला जाता है कि लीगल प्रोसीडिंग्स में आइए, तो उनके खिलाफ वारंट इशू होता है, फिर उनको ढूंढा जाता है। This order can be executed if there are valid reasons and issued by a magistrate. Obviously, ये भी magistrate ने issue किए होने चाहिए। तो again इन warrants में भी कुछ technicalities हैं। Number 1, it must be issued by the court. Official seal is required, signed by the court officer and remain valid until the same court issued it cancels it. मतलब जब तक कोर्ट कैंसिल नहीं करेगी तब तक जो वारंट होता है उसकी वैलिडिटी यहां पर इमेमोरियल चलती रहती है। That is very important point. The court can include in the warrant that a person can avoid arrest by paying a certain amount as a guarantee to appear in the court. तो यहां पर एक sort of एक बेल जैसा अमाउंट होता है, अगर वो अमाउंट को डिपॉजिट कर दे तो वारंट्स को
वारंट्स के केस में अरेस्ट नहीं होगा, पे अ सर्टेन अमाउंट एज अ गारंटी। अब ऐसा नहीं होता कि अमाउंट दिया और इंडिया से भाग गए, तो वो गारंटी की तरह होता है और अल्टीमेटली पुलिस स्टेशन में जाके थाने में हाजिरी भी लगानी रहती है रेगुलरली। इफ नेसेसरी समवन हु इज नॉट अ पुलिस ऑफिसर कैन कैरी आउट द इमीडिएट अरेस्ट। तो इस केस में अ मैजिस्ट्रेट हैज एन अथॉरिटी टू एग्जीक्यूट अ वारंट। तो जैसा मैंने कहा मैजिस्ट्रेट ही वारंट इशू कर सकता है, समन्स इशू कर सकता है on anyone entering their jurisdiction, and the person the warrant is issued for can be found anywhere within that jurisdiction। तो जो भी उसमें टेरिटोरियल लिमिट्स गिवन होती हैं वहां पर अगर वो पर्सन मिला तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। When a person is arrested, they should be informed of the reason for their arrest। Exactly, ये तो हमारे हेबस कॉर्पस की रिट भी कहती है और वैसे भी होता है कि जब भी किसी को अरेस्ट किया जाएगा चाहे वारंट है या नहीं है तो रीजंस ऑफ अरेस्ट देना बहुत जरूरी है पुलिस को। दैट इज अ रिक्वायर्ड एसेंशियल एंड इफ नेसेसरी वारंट कैन बी शोन टू देम। और अगर वारंट इशू हुआ हुआ है तो वारंट शो कर दो, अगर वारंट नहीं इशू हुआ होता तो भी पुलिस को अरेस्ट करने से पहले रीजंस देने जरूरी हैं। Some cases में warrant cases can be given to a police officer who operates outside the jurisdiction of the JM, but this requires approval from either the executive magistrate or police officer in charge of a police station। तो यहां पे ये बोला है कि कभी कभी मैजिस्ट्रेट वारंट दे देता है आउटसाइड द jurisdiction के पुलिस ऑफिसर को। मतलब सपोजिटली जो क्राइम कमिट हुआ है या जो वारंट इशू किया है वो दिल्ली के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने करा है या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने करा है, लेकिन वो वारंट पहुंचा दिया है तमिलनाडु पुलिस को, तो क्या उस केस में तमिलनाडु पुलिस अरेस्ट कर सकती है क्योंकि उनका जुरिस्डिक्शन तो नहीं बन रहा। तो ये लॉ ये कहता है यहां पर कि अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन जाके किसी पुलिस ऑफिसर को वारंट दिया है तो वहां पर तमिलनाडु का अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ओके कर दे या तमिलनाडु का पुलिस ऑफिसर जो इंचार्ज है पुलिस ऑफिसर स्टेशन का, तमिलनाडु का स्टेशन का, वो अगर ओके कर दे तो वो तमिलनाडु का जो दूसरा पुलिस ऑफिसर है जिसको वारंट मिला है वो रिक्वायर्ड पर्सन को या रिस्पेक्टिव पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। तो अल्टीमेटली क्लियरली ये बात कर रहा है कि क्रॉस बाउंड्री वर्किंग ऑफ वारंट, कैसे वारंट क्रॉस बाउंड्री वर्क करता है या फिर इंटर स्टेट कैसे वर्क करता है, वो यहां पे बताया गया है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन यहां तक। नाउ डिफरेंस बिटवीन समन एंड वारंट केस, तो डिफरेंस कर लेते हैं जल्दी से। नेचर ऑफ ऑफेंस की बात करें तो यहां पर डिफरेंस ये आ जाता है इन द नेचर ऑफ ऑफेंस। समन केस जो मैंने कहा था कि इस केसेस में जनरली पहली बात तो सिविल केस में होता है, इसके अलावा माइनर और पिटी ऑफेंसेस में आपके समन केसेस होते हैं, लाइक जैसे ट्रैफिक वायलेशन हो गया, माइनर ब्रीच ऑफ लॉ हो गया, स्मॉल स्केल छोटे मोटे डिस्प्यूट हो गए, लेस सीरियस वाले में समन्स होते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी वारंट केसेस होते हैं जब आपने बहुत बड़े हीनियस फेलिनीज और क्राइम्स किए होते हैं, जैसे कि मर्डर, रॉबरी, सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में वारंट इशू होते हैं। प्रोसीडिंग्स कैसे शुरू होती हैं समन केस और वारंट केस में? समन केस में जो कि प्रोसीडिंग सारी होती हैं वो इशू होती है जैसे ही कंप्लेंट फाइल करता है अग्रीव पार्टी, विक्टिम जैसे ही कंप्लेंट फाइल करता है या आईओ कंप्लेंट फाइल करता है, कोर्ट उसके बाद समन इशू करता है और कंपेल करता है कि डेट पर मौजूद हो वो पर्टिकुलर सस्पेक्ट। वारंट केस में एक्चुअली सबसे पहले एफआईआर दर्ज की जाती है, उसके बाद पुलिस कंप्लेंट लिखती है, उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और अरेस्ट वारंट इशू होते हैं सस्पेक्ट के खिलाफ जो कि पुलिस उसमें अरेस्ट के लिए जाती है। कोर्ट का क्या इन्वॉल्वमेंट होता है? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस ऑफ कोर्ट इन्वॉल्वमेंट बिटवीन समन एंड वारंट केसेस? समन केसेस टिपिकली रिक्वायर लेस डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, यहां पे कोर्ट ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता क्योंकि अक्यूज से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो वॉलंटरीली खुद ही कोर्ट में अपीयर हो जाएगा, वो भागेगा नहीं। अब वारंट केस में अगेन क्योंकि सीरियस ऑफेंसेस होते हैं तो कोर्ट का स्पेक्यूलेशन होता है कि शायद अक्यूज भाग जाएगा, तो कोर्ट एक ज्यादा एक्टिव रोल प्ले करता है अरेस्ट में और लीगल प्रोसीडिंग्स में और कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट भी इसमें ज्यादा बढ़ जाता है। बेल के प्रोविजंस क्या हैं? बेल, बेलेबल, अभी आपने बेलेबल और नॉन बेलेबल पढ़ा है, तो जैसा आपने खुद देखा है कि समन केसेस में जनरली लेस सीरियस वाले आ रहे हैं, तो यहां पर अक्यूज हैज एन अपॉर्चुनिटी टू सीक द बेल इजीली
और समन केसेस में क्योंकि लेस सेवियर होते हैं तो कोर्ट ग्रांट भी कर देती है बेल विदाउट द स्ट्रिक्ट कंडीशंस। ऑन द कॉन्ट्ररी वारंट केसेस में क्योंकि सीरियस ऑफेंसेस आते हैं तो यहां पर कोर्ट बहुत एक्स्ट्रा केयरफुल होती है बेल ग्रांट करने से पहले, एंड वारंट केसेस में अगर हीनियस ऑफेंसेस होते हैं तो बेल को डिनाई भी कर सकती है। ट्रायल प्रोसीजर की ट्रायल किस तरीके से वर्क करेगा समन एंड वारंट में। समन केसेस में जनरली एक सिंपलर ट्रायल होता है और जल्दी एक्सपीडिशियसली कवर हो जाता है, जल्दी से जल्दी ट्रायल होता है ताकि मैटर को इफेक्टिवली एंड स्विफ्टली रिजॉल्व किया जा सके। लेकिन वारंट केसेस में इलैबोरेटिव ट्रायल प्रोसीजर होता है, मतलब यहां पर जनरली लेंदी एंड टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि केस की माइनर इंट्रिकेसीज को भी ध्यान में रखना पड़ता है, जल्दी जल्दी मैटर को नहीं निपटा सकते हैं गिवन द नेचर ऑफ द ऑफेंस। यहां पे एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, क्रॉस एग्जामिनेशन, सब्सटैंशियल एविडेंस का प्रेजेंटेशन, सब कुछ इंक्लूड होगा इन अ फुल फ्लेज्ड ट्रायल। लीगल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, द लॉयर अवेलेबिलिटी की बात करें तो दोनों ही केसेस में लीगल रिप्रेजेंटेशन अलाउड होती है, लीगल काउंसिल इसमें अलाउड होता है। लीगल काउंसिल may be greater in warrant cases given the complexity and severity of the charges involved. Obviously जो आपकी लीगल काउंसिलिंग की फीस होगी वो डेफिनेटली वारंट केसेस में ज्यादा होगी क्योंकि नेचर ऑफ ऑफेंस काफी ज्यादा सीरियस और ग्रेविटी बहुत ज्यादा है ऑफेंस की इस केस में। पेनल्टीज क्या क्या रहती हैं यहाँ पे, पेनल्टीज इंपोज होती है दोनों में और जनरली समन केसेस में लेस पेनल्टीज होती हैं जैसे फाइन्स, वार्निंग्स या सिंपल इंप्रिजनमेंट या मंथ्स का इंप्रिजनमेंट, छोटा इंप्रिजनमेंट। वारंट केसेस में सब्सटैंशियल प्रिजन सेंटेंसेस होते हैं, मतलब बड़े वाले, लाइक एग्जांपल लाइफ इंप्रिजनमेंट, रिगरस इंप्रिजनमेंट, डेथ पेनल्टीज एक्सेट्रा। अपील प्रोसेस की बात करें तो अपील प्रोसेस भी डिफरेंट है क्योंकि वारंट केसेस में जो अपील का प्रोसेस होता है वो काफी प्रोट्रैक्टेड है और काफी हायर कोर्ट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, हायर टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व हैं। समन केस में अपील प्रोसेस काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है और इवन लोअर जुडिशरी भी उसको हैंडल कर सकती है, यहां पर जनरली हायर जुडिशरी का ज्यादा रोल रहता है। Examples of summon cases are minor traffic violations, public nuisance, petty thefts. Petty theft का मतलब है छोटी मोटी चोरी, बड़ी बड़ी चोरियां आपकी वारंट केसेस में आ जाएंगी। मर्डर, रेप, ड्रग ट्रैफिकिंग, serious financial frauds, etc. Now let's understand the anticipatory bail and another passages जहां पर जो भी अभी तक हमने पढ़ा है CRPC laws का summons and warrants cases and etc. को हमको अप्लाई करना है on the passages and we'll solve the questions accordingly. Understanding this passage now, this passage is about anticipatory bail. तो anticipatory bail first of all, what's it about? Anticipatory bail का मतलब होता है जो बेल आप पहले से ही जब आप फोर्सी कर लेते हैं, जब आप एंटिसिपेट कर लेते हैं कि अरेस्ट होने वाला है या आप कोई क्राइम से स्लाइटली भी लिंक्ड हैं या आपको लगता है कि कोई आपके खिलाफ फॉल्स कंप्लेन करने वाला है, तो आप पहले से एक एंटिसिपेटरी बेल तैयार करा सकते हैं जो इन केस अगर पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट करने आएगा तो वो एंटिसिपेटरी बेल का डॉक्यूमेंट आपको दिखाना है और आपका अरेस्ट प्रिवेंट किया जा सकता है। Understanding what is anticipatory bail is about, it's like a preventive relief जहां पर जो CRPC में 1973 में इंक्लूड किया गया। इसका नीड क्या है, what is the purpose and necessity for this, so that sometimes influential persons try to implicate others in the false cases, कि अगर कोई आपको false cases में फंसाना चाहेगा, अपने rivals को false cases में फंसाना चाहेगा, तो इस एंटिसिपेटरी बेल का ये पर्पस है कि उस केसेस में ऐसे लोगों को बचाया जा सके ताकि वो एंटिसिपेटरी बेल तैयार करें और फॉर गेटिंग देम डिटेन्ड इन जेल फॉर सम टाइम। अपार्ट फ्रॉम फॉल्स केसेस, ये तो रही फॉल्स केसेस की बात, इसके अलावा जरूरी तो नहीं है कि आपके ऊपर कोई ना कोई फॉल्स केस करेगा तभी एंटिसिपेटरी बेल तैयार करेंगे। इसके अलावा और भी रीजंस हैं। जब हमें ये पता है कि एक रीजनेबल ग्राउंड है कि जो पर्सन अक्यूज्ड है या जो अभी तक नॉट गिल्टी है, अभी तक वो अक्यूज्ड है मतलब चार्जेस प्रेस्ड हैं लेकिन अभी गिल्टी प्रूव नहीं हुआ है, जो पर्सन अक्यूज्ड है किसी ऑफेंस के, और हमें पता है कि ऐसा कोई चांस नहीं है कि वो इंसान भाग जाएगा, देश छोड़ के भाग जाएगा या तहकीकात इन्वेस्टिगेशन में साथ नहीं निभाएगा, अगर हमें पता है कि वो इंसान नहीं भागेगा, नॉट लाइकली टू बी एब्सकॉन्ड, नॉट लाइकली टू एक्चुअली रन अवे, एंड हमें पता है ये पर्सन टोटली इन्वेस्टिगेशन में हमारा साथ देगा, तो उस केस में एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कर दी जाती है बिकॉज वी नो द पर्सन इज नॉट गोइंग टू मिसयूज द लिबर्टी while on bail
there seems no justification to require him to first submit to the custody, remain in prison for some days and then apply for bail. तो इस केसेस में जनरली बेल का प्रोसीजर होता है कि पहले कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में कुछ दिन रहना होता है, उसके बाद आप बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो अगर हमें पता है कि जो अक्यूज्ड है और वो फुली एक्चुअली हमारा सपोर्ट करेगा, एब्सकॉन्ड नहीं करेगा, भागेगा नहीं, इन्वेस्टिगेशन में रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएगा, अपनी लिबर्टी को मिसयूज नहीं करेगा, तो ऐसे लोगों की एंटिसिपेटरी बेल को ओके कर देना चाहिए कोर्ट को. The purpose of the provision relating to anticipatory bail is to ensure that no person is confined in any way and unless held guilty. तो जब तक इंसान की गलती नहीं है, वो गिल्टी नहीं है, तब तक हम उसको इस केसेस में ऐसे में कन्फाइन नहीं कर सकते. Anticipatory bail cannot be granted to a person to do something which is likely to be interpreted as a commission of crime, even if the offender intended as something in the exercise of his right. तो यहाँ पर अगर हमें पता है कि जिसको भी हम एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट करने वाले हैं, हमें पता है कि दैट पर्सन इज लाइकली टू कमिट एनी ऑफेंस. अगर ये पता है कि वो इंसान एक ऑफेंस कमिट करने वाला है, लाइकली टू कमिट एनी ऑफेंस, और इसके पीछे वो रीजन देता है कि मेरा राइट है लाइक अ पुलिस ऑफिसर, तो उस केस में उनको एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं करनी चाहिए एज पर द रैशनले ऑफ सेक्शन 438. एक्चुअली इसके पीछे लॉजिक क्या है, रैशनले क्या है कि हमें सेफगार्ड करनी है पर्सनल लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि राइट एक्सरसाइज कर रहे हो आप और इस केस में एंटिसिपेटरी बेल दे देंगे. इंडिविजुअल्स की पर्सनल लिबर्टी का भी ध्यान देना है हमें. दैट इज बाय द यूज ऑफ वर्ड्स मे इज देयर. 438 CRPC में ये भी बताया गया कि दैट द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक रिस्ट्रेंट्स ऑन द एक्सरसाइज ऑफ पावर टू ग्रांट एंटिसिपेटरी बेल क्लियरली इंडिकेट करती है कि लेजिस्लेचर का इंटेंट, लॉ मेकिंग बॉडीज का ये इंटेंशन रहा होगा कि हम अल्टीमेटली डिस्क्रिशनरी पावर देंगे कोर्ट्स को. डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट्स का मतलब है कि कोर्ट्स का डिस्क्रिशन होगा, कोर्ट्स की मर्जी होगी. कोर्ट्स को अगर लगता है कि डीम्स फिट टू गिव द एंटिसिपेटरी बेल, तभी कोर्ट ये बेल ग्रांट करेंगे. अगर कोर्ट को लगता है कि एज पर द फैक्ट्स ऑफ द केसेस यहां पर एंटिसिपेटरी बेल नहीं ग्रांट करनी चाहिए, तो वहां पर कोर्ट एंटिसिपेटरी बेल को डिनाई कर सकते हैं. उनकी टोटल उनका डिस्क्रिशन है, टोटल उनकी मर्जी होगी, जो कि कोर्ट्स को कॉशियसली बहुत ध्यान से यूज करना है एज पर द ऑथर. क्योंकि उस केस में क्यों बोला गया है, ताकि कुछ क्रिमिनल्स एंटिसिपेटरी बेल का मिसयूज ना कर ले और भाग ना जाएं और ऑफेंस से बच जाएं. To increase in the cases for the socio-economic offences in India where accused have fled the country. ऐसे बहुत सारे options देखे गए हैं जहां पे accused ने country छोड़ दी ताकि वो prosecution से बच सके, सजा से बच सके. तो increased chances of misuse is there. That's why it's a preventive relief. तो court needs to establish a very fine balance, a very delicate balance that the court has to maintain, so that personal liberty of the individual को भी protect किया जा सके और लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट किया जा सके. और नेट अगर टोटल देखा जाए तो एंटिसिपेटरी बेल का मिसयूज ना हो. द कोर्ट्स हैव टू बी वेरी कॉशियस इन सच सिनेरियोस. नाउ अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स दैट व्हाई द ऑथर बिलीव्स दैट द कोर्ट शुड बी कॉशियस. ऑथर ये क्यों मानता है कि कोर्ट्स को कॉशियस क्यों होना चाहिए, एंटिसिपेटरी बेल के केसेस में ध्यान क्यों देना चाहिए कोर्ट को. नंबर 1, इट इज पर्टिनेंट टू एस्टैब्लिश अ फाइन बैलेंस. ये रेपिटेशन है, इसने ये बोला है, ये कोर्ट्स की ड्यूटी है कि कोर्ट्स को एक बैलेंस मेंटेन करना है पब्लिक और इंडिविजुअल राइट के बीच में. लेकिन ये उस सेंस में नहीं बोल रहा कि कॉशियस क्यों होना चाहिए, कोर्ट को ध्यान क्यों देना चाहिए. ये तो अल्टीमेटली पर्पस है एंटिसिपेटरी बेल का. ए ऑप्शन में आपको लगेगा, बच्चों को इमीडिएटली लगेगा ये वाली लाइन तो पैसेज में पड़ी है बॉस, तो यही करेक्ट आंसर होना चाहिए. ये है पर्पस ऑफ एंटिसिपेटरी बेल. क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो पूछा गया है कोर्ट्स को ध्यान क्यों रखना चाहिए बेल ग्रांट करते टाइम. दैट आंसर इज गिवन इन बी. एंटिसिपेटरी बेल वनरेबल होती है मिसयूज के, अब्यूज के, कि क्रिमिनल्स इसको मिसयूज करके देश छोड़ के भाग जाते हैं, एब्सकॉन्ड कर जाते हैं, प्रोसिक्यूशन को इवेड कर जाते हैं. इसीलिए दैट्स व्हाई कोर्ट्स को कॉशियस होना पड़ेगा. दैट इज व्हाई बी इज द करेक्ट आंसर. सी ने कहा ये एक प्रिवेंटिव मेजर है जो कि इंक्लूड नहीं किया है सीआरपीसी में, ये एलिमिनेटर हो जाएगा. रैशनली इसके पीछे ये है कि 5438 वाज टू सेक्शन 438 वाज टू सेफगार्ड द पर्सनल लिबर्टी. अगेन ये गोल है, पर ये कॉशियस क्यों रहना है उसका आंसर हमको नहीं ग्रांट कर रहा. What was not the intention of drafter? ड्राफ्टर्स की इंटेंशन क्या नहीं थी, लेजिस्लेटर की क्या इंटेंशन नहीं थी सीआरपीसी में जब उन्होंने एंटिसिपेटरी बेल को इंक्लूड किया. तो इंटेंशन उनकी कौन सी वाली
नहीं थी। आपसे ये पूछा गया है, तो एवरी टाइम पे क्लोज अटेंशन टू द क्वेश्चन ऑल्सो कि क्या था, टू सेफगार्ड पीपल पर्सनल लिबर्टी, अजम्पशन दैट अ पर्सन हु इज अक्यूज्ड विल नॉट फ्ली, ये तो था पर्पस कि हाँ जिसको हमने अरेस्ट किया है वो भागेगा नहीं, तो एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कर देते हैं, ये तो था। बी ने कहा कि हाई कोर्ट प्रिवेंट करे कि किसी का भी अरेस्ट और इम्प्रिजन ना हो, ऐसी कोई बात पैसेज में मेंशन नहीं है, देयरफॉर ये करेक्ट आंसर होगा। पावरफुल पीपल किसी को इंक्रिमिनेट ना करें फालतू के स्पुरियस एंड फॉल्स केसेस में, तो ये बिल्कुल पर्पस था। डी ने कहा टू एंश्योर दैट नो वन इज इम्प्रिजन्ड इन एनी वे अनलेस दे आर फाउंड गिल्टी, ये भी कोर्ट का पर्पस था यहां पर। तो नेट नेट आपका बी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये वाला इंटेंशन कहीं पर भी गिवन नहीं है। With the strict examination of the statement apart from false cases, ये जो लाइन है कि apart from false cases there are reasonable grounds for holding a person accused of an offense is not likely to abscond, कि वो भागेगा नहीं, अदरवाइज ना ही अपनी लिबर्टी को मिसयूज करेगा जब बेल पे होगा, तो अल्टीमेटली कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती कि हम उस पर्सन को बोलें कि पहले तो भाई कुछ दिन कस्टडी में रहे, पहले कुछ दिन प्रिजन में रहे, उसके बाद ही बेल ग्रांट करेंगे कोर्ट उनको। तो चूज विच ऑफ द ऑप्शन कैन बी डायरेक्टली इन्फर्ड, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे इन्फरेंस पूछी गई है इस लाइन की जो यहां पर मेंशन है। अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, it is quite imperative to observe that there are the chances of infringement of personal liberty in the false cases. Yes, that's a correct inference कि ये imperative है, ये infer किया जा सकता है कि लोग अपने right का violation करते हैं liberty का, anticipatory bail का misuse करते हैं in the false cases. So therefore this has to be the correct answer. बी ने कहा एंटिसिपेटरी बेल शुड बी अवेलेबल टू एवरी अक्यूज्ड, एक्सट्रीम ऑप्शन, ऐसा नहीं बोला कि हर अक्यूज को देना है, कोर्ट ने कहा जो रिक्वायर्ड है जिनको जरूरत है बस उन्हीं को ग्रांट करनी है, देयरफॉर ये आपका एलिमिनेटर में जाएगा। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, हेंस रीजनेबल भी है कि पर्सन जो भी अक्यूज्ड है विल नेवर एब्सकॉन्ड, कि जो भी केस जिस पे चल रहा है जो भी अक्यूज्ड है वो कभी नहीं भागेगा, ये भी वाइड असम्पशन है, एक्सट्रीम ऑप्शन है। डी ने कहा इट कैन बी रीजनेबली डिड्यूस दैट एन अक्यूज्ड विल मिसयूज, अब इस ऑप्शन ने भी अगेन एक्सट्रीमिटी पे चला गया, इसने कहा डेफिनेटली 100% जो भी एंटिसिपेटरी बेल पे जाएगा वो अपनी पावर्स का मिसयूज ही करेगा, देयरफॉर ये भी आपका एलिमिनेशन में होगा। In which of the following cases anticipatory bail will be given to accused, कौन से केसेस में जो यहां लिखे हैं चार ऑप्शंस में से एंटिसिपेटरी बेल को ग्रांट किया जा सकता है। तो फर्स्ट कहता है ए ने मार दिया है किसी को, तो किलिंग के केसेस में, सीरियस ऑफेंसेस में, हीनियस ऑफेंसेस में एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलती। एक्स पे फ्रॉड का एक्यूजेशन है और अरेस्ट वारंट इशू हो गया है, कंसिडरेबल ऑप्शन है फ्रॉड। सी ने कहा टेररिज्म का एक्यूजेशन है, नहीं मिलेगी एंटिसिपेटरी बेल। थेफ्ट के केस में अरेस्ट किया गया है अक्यूज्ड को व्हेन ही इज अक्यूज्ड ऑफ द मर्डर आल्सो, तो थेफ्ट प्लस मर्डर दो ऑफेंसेस हैं, अगेन नॉट ग्रांटेबल, हेंसफोर्थ बी इज द करेक्ट आंसर, जहां पे फ्रॉड के चार्जेस हैं वहां एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट की जा सकती है। अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे हमारी असर्शन कहती है कि एक पर्सन की बेल को डिनाई कर दिया जाएगा इफ ही कमिट्स अ क्राइम इन फर्दरेंस ऑफ हिज एक्सरसाइज ऑफ राइट। बिल्कुल ठीक है कि एंटिसिपेटरी बेल को आप, अगर आपको मिली है एंटिसिपेटरी बेल और अगर आप उस टाइम पे क्राइम कर देंगे तो आपकी एंटिसिपेटरी बेल को खारिज कर दिया जाएगा, क्योंकि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे रीजन क्या दिया कि कोर्ट को फाइन बैलेंस मेंटेन करना है इंडिविजुअल राइट्स के पीछे और ग्रेटर पब्लिक इंटरेस्ट के पीछे, देयरफॉर ऑटोमेटिकली इस क्वेश्चन में आपका अगर हम पढ़ें both assertion are true but R is not the correct explanation, it is definitely the correct explanation, therefore assertion भी सही है, fact भी true है, बिल्कुल true है, ये दोनों बातें false तो है ही नहीं, इनमें से कोई भी बात, तो C D तो क्विक एलिमिनेटर्स होंगे। इसके पीछे रीजन क्या दिया कि अगर कोई इंसान बेल पे बाहर है और वो कोई क्राइम कमिट कर देगा तो उस केस में उसकी बेल को खारिज कर दिया जाएगा। इसका रीजन क्या है कि जब वो क्राइम कमिट करेगा तो वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, जो बाहर के लोग इंडिविजुअल्स हैं उनके राइट के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है, तो इस केस में इसका रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है, देयरफॉर बी हैज टू बी द करेक्ट आंसर चॉइस। अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक्स वाज वर्किंग एज अ रॉ एजेंट, उसको डिप्लॉय किया गया फील्ड ड्यूटी पर और उसका काम था कि उसको क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करना है, एंड one time when he was on the vacation he was following a lead and had to catch and identify the terrorist। उसने क्या किया, गलती से एक सिविलियन को टेररिस्ट समझा और सिविलियन को पॉइंट ब्लैंक रेंज से मार दिया।
पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट कर दिया क्योंकि उसको लगा कि ये एक क्रिमिनल है। लेटर सेम एनजीओ एक एनजीओ ने केस फाइल किया अगेंस्ट एक्स के कि उसने एक सिविलियन को मार दिया और अपनी पावर्स का मिसयूज किया। एक्स ने फटाफट से एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया क्योंकि उसको फटाफट दूसरे टेररिस्ट को पकड़ने जाना था और मारना था। तो इस केस में क्या आपको लगता है कि एंटिसिपेटरी बेल मिलनी चाहिए? तो डेफिनेटली एंटाइटल नहीं है वो एंटिसिपेटरी बेल के, तो बी तो क्विक एलिमिनेटर होगा, क्योंकि अभी आपने एक सिविलियन को मार दिया है गलती से अपने राइट्स को मिसयूज करके। अब आप दोबारा एंटिसिपेटरी बेल लेना चाहते हो और उसके बाद बोलना चाहते हो कि मुझे दोबारा से एक और एक्सपीडिशन पे निकलना है जहां मुझे टेररिस्ट को ढूंढ के मारना है, तो एंटिसिपेटरी बेल कोर्ट यहां नहीं ग्रांट करेगा क्योंकि जो मैटर है वो काफी सीरियस सिचुएशन है। सो नॉट एंटाइटल्ड टू एंटिसिपेटरी बेल बिकॉज ही एक्सीडेड हिज राइट्स एंड कमिटेड अ मर्डर। तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि राइट्स उसने एक्सीड नहीं करे हैं इस केस में। सी बेटर आंसर है क्योंकि ही डज नॉट सैटिस्फाई ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एंटिसिपेटरी बेल। तो जो भी चीजें रिक्वायर्ड होती है एंटिसिपेटरी बेल के वो सारी उसने कवर नहीं करी। तो ये एक बेटर ऑप्शन है, ये एक पार्टली बेटर ऑप्शन है, ओनली पार्टली बेटर ऑप्शन, क्योंकि ये सिर्फ एक पर्सपेक्टिव को कवर कर रहा है जो कि ये कहना चाह रहा है कि इट इज एंटाइटल्ड टू एंटिसिपेटरी बेल बिकॉज एक्सीडेड हिज राइट एंड कमिटेड अ मर्डर। डी कहता है ही इज नॉट एंटाइटल्ड बिकॉज ही वॉज ऑन अ वेकेशन हेंस प्रोटेक्शन वुड नॉट बी अवेलेबल। तो ये बहुत जनरलाइज रीजंस हैं जिनको हम कभी भी पिक नहीं करते इन द लीगल रीजनिंग सेक्शन। अंडरस्टैंडिंग अनदर पैसेज। अंडर द सीआरपीसी एक अक्यूज्ड को इन्फॉर्म होना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि उसके रीजंस ऑफ अरेस्ट क्या हैं, रीजंस ऑफ चार्ज क्या हैं। जब भी पुलिस चार्जशीट फाइल करती है, चार्जशीट में बताती है कि कौन कौन से ऑफेंसेस ऑफेंडर ने किए हैं, वो सारे आपको राइटिंग में भी देने होते हैं और वर्बल भी पुलिस को बताना जरूरी है कि क्यों अरेस्ट किया गया है। इसके पीछे रीजन क्या है कि अगला अक्यूज्ड अपना केस प्रिपेयर कर ले, केस ऑफ डिफेंस तो अपना तैयार कर ले, क्योंकि कोर्ट ये कहता है हर किसी को अपनी बात कोर्ट में कहने का पूरा पूरा मौका मिलना चाहिए। दैट्स अ मैक्सिम ऑफ ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम। तो अगर आप ऑफेंडर को या अक्यूज को यही नहीं बताओगे कि उसने क्या क्या ऑफेंस किए हैं, तो इस केसेस में वो अपना कैसे डिफेंस प्रिपेयर कर पाएगा, अपना डिफेंस लॉयर उसका कैसे केस प्रिपेयर करेगा। तो अगर आप किसी को चार्ज कर रहे हो कि उसने मर्डर किया है, चोरी की है और किडनैपिंग की है, तो तीनों चार्ज क्लियरली पुलिस को राइटिंग में वर्बली अपनी रिपोर्ट में मेंशन करने होते हैं so that the person can prepare the defense also. अक्यूज को इन्फॉर्म करना बनता है कि क्या क्या चार्जेस उसके अगेंस्ट हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। हर अक्यूज का ये हक है वो जानने का, सो दैट उसको पता चले कि प्रोसिक्यूशन उसके खिलाफ क्या केस बना रहा है। चार्जशीट पुलिस का काम होता है फाइल करना अक्यूज्ड ऑफ द चार्जेस अगेंस्ट हिम टू प्रोवाइड एन इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एंड नोटेड। The statute requires to charge to be reduced to writing. जब सीरियस ऑफेंसेस होते हैं तो रिटन फॉर्मेट में भी पूरे चार्जेस बताने होते हैं, मस्ट बी रीड टू अक्यूज्ड एज पर सेक्शन 2R ऑफ सीआरपीसी। तो पुलिस रिपोर्ट फाइल करती है, तो एक्सप्रेशन विच इज कॉल्ड पुलिस रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू विच एक रिपोर्ट होती है जो पुलिस ऑफिसर बनाता है, जो मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड की जाती है वो पुलिस रिपोर्ट, जिसमें पुलिस सारे चार्जेस बताती है, अक्यूज्ड को भी बताती है और मैजिस्ट्रेट को भी फॉरवर्ड करती है आगे। अंडर सेक्शन 173 सब क्लॉज 2, पुलिस रिपोर्ट सबमिटेड अंडर दिस सेक्शन इज कॉल्ड द एंड रिपोर्ट। जो पुलिस मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट सबमिट करती है उसको एंड रिपोर्ट कहते हैं। If this report constitutes an attempt of crime by an accused person, that is known as commonly a charge sheet. तो इसको एंड रिपोर्ट को चार्ज शीट या चालान के नाम से भी जाना जाता है। मैजिस्ट्रेट इंटरफेयर नहीं कर सकता इन एनी ऑफ द जुडिशियल कैपेसिटी एंड एज अ कोर्ट अंटिल ही रिसीव्स द फाइनल रिपोर्ट बाय द पुलिस। मतलब मैजिस्ट्रेट, जब तक मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट नहीं मिलती तब तक मैजिस्ट्रेट कोई एक्शन नहीं ले सकता, जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट या एंड रिपोर्ट नहीं सबमिट कर देती। There can be no occasion for the magistrate to make any judicial order about the police investigation as stated in ML Sethi versus RP Kapoor. Magistrate who has disposed of, जिस मैजिस्ट्रेट ने पुलिस की disposed of a police report, जब मैजिस्ट्रेट ने बोला कि ये चार्जशीट में दम नहीं है, अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि प्राइमा फेसी कोई मेरिट्स पे केस नहीं बनता, तो पुलिस इस केस में जजेस क्या करते हैं, आपकी मैजिस्ट्रेट जो करते हैं वो पुलिस रिपोर्ट को खारिज कर देते हैं, डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, is competent to revise his order and require the charge sheet.
तो इस केस में अगर एक बार मजिस्ट्रेट ने डिस्पोज ऑफ कर भी दिया तो पुलिस को री इन्वेस्टिगेशन का टाइम मिलता है, नई चार्जशीट फाइल करने का टाइम मिलता है, और उसके बाद मजिस्ट्रेट नेसेसरी एक्शन ले सकता है। जहां पर कंप्लेनेंट और अक्यूज ने एक दूसरे के खिलाफ कंप्लेंट्स रजिस्टर की हैं, बट एक्चुअली पुलिस ने कोई रिपोर्ट नहीं फाइल की, and the statements in respect of the complaint made by the accused, it was held to be a handicap to the accused in a proper projection of his defense, and the accused were set at a liberty. The police charge sheet henceforth correlates to the complaint made by the private individual on which the criminal proceedings are initiated. मतलब कि अगर पुलिस की किसी वजह से पुलिस ने चार्ज शीट नहीं फाइल की है तो एक्यूजेशंस जो भी लगाएगा विक्टिम, जो भी एक्यूजेशंस लगाएगा वो कोर्ट खारिज कर देगा। मतलब कोर्ट पुलिस के चार्जशीट को ही एंड डॉक्यूमेंट मानती है, जिसमें वो ये बोलेगी कि हाँ इस केसेस में जजेस पुलिस की चार्जशीट को ही एंड डॉक्यूमेंट मानेगा मजिस्ट्रेट, कि अगर पुलिस ने चार्जशीट फाइल करी है तो ही क्रिमिनल केस आगे बढ़ेगा। अगर पुलिस ने चार्जशीट नहीं फाइल करी, विक्टिम ने ही सिर्फ वर्बल एक्यूजेशन या रिटन एक्यूजेशंस लगाए हैं या एफआईआर करवाई है या जो भी डॉक्यूमेंट कराया है, उस बात पे मजिस्ट्रेट कभी भी क्रिमिनल केसेस को स्टार्ट नहीं करता। तो चार्जशीट इज द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दैट इज रिक्वायर्ड टू बिगिन द ट्रायल। When the charge sheet is sent, जब चार्जशीट भेज दी जाती है, इनिशियल स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन along with the preparation is there. डॉक्यूमेंट रिसीव जो होता है वो पुलिस प्रोवाइड करती है, मजिस्ट्रेट उसके बाद कंसिडर करता है कि क्या ऑफेंस किया गया है। जब सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन करता है, एग्जामिन करता है विटनेसेस को, और अगर मैटर को पुलिस सब इंस्पेक्टर रेफर करता है कि यहाँ पे मैटर में मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, तो मजिस्ट्रेट जो है वो एंड रिपोर्ट चार्जशीट को एक्सेप्ट तो करेगा, ऑर्डर करेगा कि एज अ जुडिशियल ऑर्डर एंड द केस वुड नॉट बी रीओपन्ड बाय पुलिस इंस्पेक्टर बाय फाइलिंग अनदर चार्जशीट आफ्टर री इन्वेस्टिगेशन। तो मतलब अगर पुलिस इंस्पेक्टर ने ये बोल दिया कि इस चार्जशीट में मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स थे, फैक्ट्स में ही मिस्टेक थी, तो केस को रीओपन करने की लिबर्टी वापस ले लेते हैं मजिस्ट्रेट। अगर पुलिस री इन्वेस्टिगेशन करेगी, चार्जशीट फाइल करेगी, तो मैटर को रीओपन नहीं करेगा मजिस्ट्रेट अगर प्राइमा फेसी फर्स्ट रिपोर्ट में देयर वाज सम मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स। नाउ अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस। In a criminal case, why it is crucial for accused to be informed for the charges against him? क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसा अभी हमने पैसेज में पढ़ा कि ताकि वो अपना डिफेंस प्रिपेयर कर सके, उसको अपॉर्चुनिटी मिल सके कि अपने केस को जानना और अपना डिफेंस प्रिपेयर करना। टू एंश्योर अक्यूज हैज टाइम टू डिस्ट्रॉय एविडेंस? नो। टू प्रोवाइड अक्यूज विद अपॉर्चुनिटी टू प्रिपेयर द डिफेंस एंड अवेल द जस्टिस? बिल्कुल ठीक है। अलाउइंग मजिस्ट्रेट टू मेक जुडिशियल ऑर्डर अबाउट पुलिस इन्वेस्टिगेशन? नहीं, ये तो इन्होंने उस केस में बताया, यहाँ पे ये नहीं बताया जो क्वेश्चन में पूछा है कि चार्जेस क्यों इन्फॉर्म करने हैं। मजिस्ट्रेट का कोई रोल नहीं है। ट्रायल प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए, तो स्पीडी जस्टिस जैसा पॉइंट यहां पे नहीं बताया ऑथर ने, देयरफॉर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन कहता है कि सपोज करो कि एक अक्यूज को नहीं बताया गया कि उसके अगेंस्ट क्या चार्जेस थे। सब्सिक्वेंटली पुलिस रिपोर्ट में पता चला, चार्जशीट में पता चला कि एक क्रूशियल एविडेंस है जो इंप्लीकेट करा है अक्यूज ने। Accused, unaware of the specific charges and evidences, does not adequately prepare the defense. तो क्योंकि उसको बताया नहीं गया, उसने डिफेंस ही ढंग से नहीं प्रिपेयर किया अपना। ट्रायल फिर भी शुरू हो गया। ट्रायल शुरू होते ही अक्यूज ने एक डिले रिक्वेस्ट करी टू प्रिपेयर देयर डिफेंस। तो उसने थोड़ा सा कोर्ट से टाइम मांगा कि हमें टाइम दिया जाए कि हम अपना डिफेंस प्रिपेयर करें, क्योंकि हमें शुरू में हमारे अगेंस्ट चार्जेस नहीं बताए थे। प्रोसिक्यूटर ने बदले में यह आर्ग्यूमेंट किया कि इस मैटर में डिले करना अननेसेसरी होगा और एक तरीके से जो अक्यूज्ड है वो एविडेंस को डिस्ट्रॉय या सप्रेस कर देगा या विटनेसेस का लॉस हो सकता है। इस सिनेरियो में कौन सा लीगल प्रिंसिपल और कंसिडरेशन है जो कोर्ट को ध्यान में रखनी चाहिए जब वो ये डिसाइड करें कि अक्यूज्ड को डिले देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए? तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे द कोर्ट को डिले देना चाहिए, क्योंकि आपने पैसेज में पढ़ा कि शुरू में ही चार्जेस बताने बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि ये एक हक है, ये एक राइट है अक्यूज का। तो बाय दैट नोशन द कोर्ट शुड प्रायोरिटाइज एक्सपीडिशियस प्रोसीडिंग्स। नो मतलब कोर्ट को प्रोसीडिंग्स पे ध्यान देना चाहिए, डिले नहीं देना चाहिए। कोर्ट शुड रिलाई ऑन प्रोसिक्यूटर आर्ग्यूमेंट। कोर्ट प्रोसिक्यूटर के आर्ग्यूमेंट पे क्यों रिलाई करेगा जब हमें पता है प्राइमा फेसी ही गलत हुआ है यहाँ पर? तो आप ये देख रहे हैं हाउ द टाइम सेविंग टेक्निक हैज टू बी देयर।
अगर आंसर आपको फर्स्ट पार्ट में ही इनकरेक्ट मिलता है तो आपको रिमेनिंग पढ़ने में अपना टाइम नहीं वेस्ट करना. दैट इज द स्ट्रैटेजी ऑफ एलिमिनेशन दैट इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू. कोर्ट को रेफर करना चाहिए मैटर को पुलिस फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन. ये बात की बात है, सबसे पहले अगर वो डिले मांग रहा है तो वो ग्रांट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये ऑप्शन ऑफ टॉपिक है. ए ने कहा कोर्ट को कंसीडर करना चाहिए अक्यूज्ड का हक फेयर ट्रायल का. बिल्कुल, फेयर ट्रायल, ऑडियो ऑल्ट्रम पार्टम, जस्टिस, इक्विटी, जिसमें इंक्लूड करा जाता है कि सफिशिएंट टाइम और इंफॉर्मेशन मिले ताकि अगला अपना डिफेंस प्रिपेयर कर सके. ऐसे केस में डिले देना एक एसेंशियल फीचर है और राइट है अक्यूज का जो कोर्ट को ग्रांट कर देना चाहिए. इमेजिन करते हैं कॉम्प्लेक्स क्रिमिनल केसेस जिसमें फाइनेंशियल फ्रॉड चल रहा है बहुत सालों से. अक्यूज्ड है मिस्टर स्मिथ जिनको अरेस्ट किया गया और ट्रायल के लिए लेके आया गया. ड्यू टू द बैकलॉग ऑफ केसेस, द शॉर्टेज ऑफ कोर्ट रिसोर्सेज, स्मिथ का ट्रायल शेड्यूल करा गया विद इन द वीक ऑफ हिज अरेस्ट. तो जल्दी से जल्दी मिस्टर स्मिथ का केस शुरू कर दिया गया कोर्ट में. मिस्टर स्मिथ के डिफेंस अटॉर्नी ने कंसर्न रेज किया कि उनको बहुत कम टाइम मिला, लिमिटेड टाइम मिला अपना केस प्रिपेयर करने के लिए. उन्होंने आर्ग्यू किया कि प्रोसिक्यूशन ने सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ एविडेंस जो प्रेजेंट किया, जैसे कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, विटनेस टेस्टिमनीज एंड एक्सपर्ट विटनेसेस. मिस्टर स्मिथ के अटॉर्नी ने बोला that a rushed trial would jeopardize the client's right to a fair trial. कि मतलब प्रोसिक्यूशन ने सारा मैटर जो इतना रशअप में किया, डिफेंस को अपना केस प्रिपेयर करने का समय नहीं मिल पाया, और अगर ऐसा होगा तो अल्टीमेटली हम लोग इनजस्टिस कर रहे हैं मिस्टर स्मिथ के साथ. ये बात मिस्टर स्मिथ के लॉयर ने कही कोर्ट के अंदर. इन दिस सिनेरियो क्या करना चाहिए कोर्ट को? कोर्ट को कौन से लीगल प्रिंसिपल और कंसिडरेशन को मद्देनजर रखने चाहिए जब वो प्रोसीड विद द ट्रायल एज स्केड्यूल और टू ग्रांट अ डिले? तो मिस्टर स्मिथ के लॉयर को डिले देना चाहिए या मैटर को जल्दी से जल्दी एक्सपीडिशियसली खत्म करना चाहिए, डिस्पोज ऑफ करना चाहिए? क्या काम करना चाहिए यहाँ कोर्ट के लॉयर को, और टू ग्रांट हिम द एक्स्ट्रा टाइम एंड व्हाई? नाउ अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन, ये ऑप्शन ये कहेगा कोर्ट शुड प्रायोरिटाइज स्मिथ राइट. सेम चीज है कि उसका राइट है, आपने फटाफट से 5 दिन के अंदर मैटर शुरू कर दिया, अगले को टाइम भी नहीं दिया, सफिशिएंट टाइम, एक्स्ट्रा टाइम नहीं मांग रहा है, नेसेसरी टाइम मांग रहा है, सफिशिएंट टाइम मांग रहा है. henceforth A has to be the correct answer कि कोर्ट को प्रायोरिटाइज करना चाहिए स्मिथ के राइट को, अगेन अ फेयर ट्रायल, इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, एंड ये डिले देना बहुत नेसेसरी है. कोर्ट को प्रायोरिटाइज करना चाहिए कोर्ट के रिसोर्सेज, और ध्यान रखना चाहिए कोर्ट के रिसोर्सेज मतलब कोर्ट का टाइम और पैसा बर्बाद ना हो, ये गलत आंसर होगा. कोर्ट को प्रोसिक्यूटर की बात सुननी चाहिए, ये भी गलत आंसर होगा. कोर्ट को रिकमेंडेशन करना चाहिए आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन में, ये ऑप्शन आपका कंप्लीटली आउट ऑफ स्कोप में जाएगा, एंड देयरफॉर इनकरेक्ट ऑप्शन. अंडरस्टैंडिंग अनदर वन, एक इमेजिन करते हैं हाई प्रोफाइल क्रिमिनल केस चल रहा है जहां पे जो अक्यूज्ड है मिस गार्शिया, उनको चार्ज किया गया है सीरियस और वायलेंट क्राइम के जुर्म में. ट्रायल हैज गार्नर्ड सिग्निफिकेंट मीडिया अटेंशन, काफी इस केस में मीडिया अटेंशन मिल गई है, पब्लिक इंटरेस्ट मिल गया है. ग्राशिया का डिफेंस टीम आर्ग्यू ये करता है कि इतना ज्यादा जो एक्सटेंसिव मीडिया कवरेज आ गई है उसने एक्चुअली ज्यूरी का माइंडसेट टेंट कर दिया है. मतलब कहीं ना कहीं ज्यूरी, जो ज्यूरी है दैट इज द ग्रुप ऑफ जजेस, ज्यूरी हैज बीन अफेक्टेड. कैसे? जो इतना मीडिया में मिस ग्राशिया के बारे में बुराइयां चल रही हैं उससे ज्यूरी का माइंडसेट अफेक्ट हो गया है. उनका ये बिलीव करना है दैट फाइंडिंग एन इम्पार्शियल ज्यूरी विल बी एक्सट्रीमली चैलेंजिंग गिवन द सेंसेशनलाइज्ड रिपोर्टिंग ऑफ द केस. उनके हिसाब से, गार्शिया के लॉयर के हिसाब से, जो ज्यूरी है वो पक्की बात है इम्पार्शियल या फिर बायस डिसीजन देगी, और नई ज्यूरी फाइंड आउट करना इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. इस सिचुएशन में लीगल प्रिंसिपल और कंसिडरेशन क्या रखनी चाहिए कोर्ट को अकाउंट में कि कैसे गार्शिया के केस को, हाउ टू प्रोसीड विद ज्यूरी सिलेक्शन एंड व्हाई. ज्यूरी का सिलेक्शन, क्या नई ज्यूरी का सिलेक्शन होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और व्हाई. तो अगेन यहां पर सेम आंसर होना चाहिए क्योंकि राइट टू फेयर ट्रायल, और जब ये बात कमिट कर दी गई है कि ज्यूरी का माइंडसेट टेंट हो चुका है तो एक इम्पार्शियल ज्यूरी ही होगी जो करेक्ट, यहां पर करेक्ट डिसीजन, करेक्ट वर्डिक्ट तक आ सकती है. That has to make A the correct answer. That कोर्ट को गार्शिया के राइट का फेयर ट्रायल और इम्पार्शियल ज्यूरी भी उसका एक राइट है ताकि जस्टिस उसको मिले, एंड इट शुड एक्सप्लोर द अदर ऑप्शंस लाइक वेन्यू चेंज कर देना
या ज्यूरर सिलेक्शन चेंज कर देना, ताकि मीडिया बायस जो केस में आ चुका है वो यहाँ पे बायस होके डिसीजन ना आए। कोर्ट को प्रायोरिटाइज करना चाहिए पब्लिक राइट। क्या पब्लिक राइट की मीडिया कवरेज दो, सारे कोर्ट की निटी-ग्रिटीज और डिटेल्स प्रोवाइड करो, तो इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। सी ने कहा कोर्ट को डिसमिस करने चाहिए सारे चार्जेस अगेंस्ट ग्राशिया, मतलब टोटली डिसमिस कर दो, मतलब अभी सुनो भी मत, डिफेंस मत सुनो, कुछ मत करो, सीधा सीधा उसके वर्डिक्ट में आंसर दे दो। तो यहां पर उसके वर्डिक्ट में पूरा जजमेंट दे देना गलत आंसर होगा। डी ने कहा कोर्ट को लिमिट कर देनी चाहिए मीडिया एक्सेस। अगर लिमिट करने के बाद भी जो जूरी ऑलरेडी बायस हो चुकी है उसका क्या, मीडिया ऑलरेडी जो अपना धमाल कमाल है वो दिखा चुकी थी, तो देयरफॉर अब इस टाइम पे रेगुलेट करके मीडिया को कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्रिमिनल ट्रायल है जहां पे मिस्टर अक्यूज्ड हैं जॉनसन मिस्टर जॉनसन इज द अक्यूज्ड, ही फेसेस द चार्जेस ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग। तो उन पे जो चार्जेस प्रेस हुए हैं वो हैं ड्रग ट्रैफिकिंग के। प्रोसिक्यूशन ने प्रेजेंट किया एक की पीस ऑफ एविडेंस जहां पे एक बैग ऑफ इलीगल ड्रग्स जो थे वो एलिजिडली मिले जॉनसन की गाड़ी से या व्हीकल से ड्यूरिंग अ रूटीन ट्रैफिक चेकअप। तो रूटीन ट्रैफिक चेक हुआ तो जॉनसन की गाड़ी से एक बैग ऑफ ड्रग्स प्रोवाइड किया गया, मिस्टर जॉनसन प्रोक्योर किया गया। मिस्टर जॉनसन्स डिफेंस अटॉर्नी रेजेस अ कंसर्न अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस एविडेंस। जॉनसन के लॉयर ने बोला कि यहां पर ये जो एविडेंस आपने कलेक्ट किया है वो डेफिनेटली ऑथेंटिक नहीं है, कुछ ना कुछ है कि पुलिस ने प्लांट किया या कुछ और हुआ। तो ऑथेंटिसिटी ऑफ द एविडेंस पे क्वेश्चन किया यहां पे मिस्टर जॉनसन के अटॉर्नी ने, claiming that it might have been tempered by the law enforcement officers involving in the case. Again कि ये एक tampered evidence है जो शायद enforcement department ED के डिपार्टमेंट टीम ने ही प्लांट किया उसके क्लाइंट की कार में, ऐसा उसका कंटेंशन है। Mr. Johnson's attorney requests access to evidence for independent testing by forensic expert of their choice to determine the integrity. उसने क्या बोला कि हमको एविडेंस को दोबारा से स्टडी करना है, लेकिन अगर हम स्टडी करेंगे तो अपना इंडिपेंडेंट टेस्टिंग करेंगे अपने लेवल पर जहां कोर्ट का इंटरफेरेंस नहीं होगा, और अपनी चॉइस के एक्सपर्ट से करवाएंगे। फॉरेंसिक एक्सपर्ट लेंगे लेकिन अपनी चॉइस का लेंगे। हाउएवर प्रोसिक्यूशन ने आर्ग्यू करा कि पोटेंशियल रिस्क है इस केस में, क्योंकि उस केस में ये जो एविडेंस मिला है बैग ऑफ ड्रग्स, या तो वो लॉस्ट हो सकता है, डैमेज हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज हो सकता है ड्यूरिंग दिस टेस्टिंग। इस सिचुएशन में कोर्ट को क्या लीगल प्रिंसिपल्स एंड कंसिडरेशंस का ध्यान रखना होगा कि क्या मिस्टर जॉनसन की रिक्वेस्ट को ग्रांट कर दिया जाए, अगर किया जाए तो क्यों, नहीं किया जाए तो क्यों, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। Now understanding the option choices, court should prioritize again, yes, क्योंकि fair trial है यहाँ पर, including the ability to challenge the evidence against him. Granting access to independent testing is essential to uphold this right and ensure the just outcome. तो कोर्ट को यहाँ पे justice की तरफ ध्यान देना चाहिए, तो just outcome has to be there and therefore A is the correct answer. कोर्ट को डेफर करना चाहिए प्रोसिक्यूशन के कंसर्न अबाउट पोटेंशियल रिस्क, लॉस और डैमेज, मतलब डेफर करने चाहिए ये वाले कंसर्न। ये इनकरेक्ट आंसर होगा क्योंकि कोर्ट क्लियरली इतनी बढ़िया बातों को डेफर नहीं कर सकता, इसकी रीजनिंग अगर हम देखें तो अप्रोप्रिएट नहीं है। कोर्ट को ऑर्डर करना चाहिए एविडेंस को टू बी टेस्टेड बाय गवर्नमेंट अप्रूव फॉरेंसिक एक्सपर्ट टू एड्रेस बोथ पार्टीज कंसर्न। हाउएवर दिस इज अ बेटर आंसर, क्योंकि यहां पे इंडिविजुअल टेस्टिंग के लिए बोला गया, तो यहां पे इंडिविजुअल टेस्टिंग और उनके खुद के एक्सपर्ट, उन्होंने बोला हमारी चॉइस का एक्सपर्ट चाहिए, तो अगर उनकी चॉइस का एक्सपर्ट है तो अगेन बायस आने के चांसेस हैं। तो कोर्ट को उनकी बात सुननी भी चाहिए और गवर्नमेंट की बात भी सुननी चाहिए। प्रोसिक्यूशन ने कहा कि इस मामले में जो एविडेंस है वो डिस्ट्रॉय और लॉस्ट भी हो सकता है, तो यहां पर कोर्ट को करनी चाहिए दोनों पार्टी की बातों को मद्देनजर में रखते हुए। सी हैज टू बी द बेस्ट ऑप्शन। सी ने कहा कि गवर्नमेंट को, यहां पर कोर्ट को गवर्नमेंट अप्रूव्ड लेबोरेटरीज में टेस्टिंग करानी चाहिए ताकि दोनों पार्टीज के कंसर्न भी एड्रेस हो जाएं, इससे फेयर ट्रायल भी हो जाए। और हमें लगता है कि एविडेंस टैंपर हो जाएगा अगर हम अक्यूज के लॉयर को क्लियरली एविडेंस ऐसे हाथ में प्लेटर में सर्व करके दे देंगे। दैट हैज टू बी सी द करेक्ट आंसर चॉइस। कोर्ट को डिसमिस करने चाहिए सारे चार्जेस अगेंस्ट जॉनसन, क्लियरली ट्रायल हुए बिना डिसमिस तो हो नहीं सकते चार्जेस। दैट विल मेक डी द इनकरेक्ट ऑप्शन चॉइस।
नाउ अंडरस्टैंडिंग अनदर पैसेज, देर आर मेनी ऑफेंसेस, जैसे अभी तक हमने किए हैं बहुत सारे ऑफेंसेस आज की क्लास में, जो कि थे आपके बेलेबल ऑफेंसेस, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस. We have covered cognizable offenses and non-cognizable offenses. ये सारे यहाँ पे ऑथर ने पैसेज में डिस्कस करे हैं. सिमिलरली वी हैव डन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस. ये सारे टाइप के ऑफेंसेस ऑथर ने पैसेज में डिस्कस करे हैं, फॉलोड बाय द क्वेश्चंस आफ्टर दैट. नाउ अंडरस्टैंडिंग द पैसेजेस, फर्स्ट ऑफ ऑल, काफी सारे ऑफेंसेस हैं इंडियन पीनल कोड में. कुछ ऑफेंसेस काफी सीरियस इन नेचर होते हैं, कुछ लेस सीरियस इन नेचर होते हैं, पर ऑफेंसेस सारे होते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल मर्डर, सेडिशन, रेप, रॉबरी एक्सेट्रा सीरियस ऑफेंसेस में आते हैं. और ये जो सीरियस ऑफेंसेस होते हैं ये ऑटोमेटिकली कॉग्निजेबल, इसी तरीके से अलग से एक और कैटेगरी है, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस. ऑन द अदर हैंड द एग्जाम्पल ऑफ लेस सीरियस ऑफेंसेस, जो एक्चुअली में सीरियस ऑफेंसेस हैं, ऑथर ने कहा सीरियस ऑफेंसेस ऑटोमेटिकली नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होंगे, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होंगे और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होंगे. और जो लेस सीरियस ऑफेंसेस हैं, लेस सीरियस ऑफेंसेस पे बेल भी मिल जाती है, तो ये होंगे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, की मतलब पुलिस को अरेस्ट करने के लिए वारंट चाहिए. ये कंपाउंडेबल ऑफेंस होंगे जहां कॉम्प्रोमाइज पॉसिबल होगा. और ये बेलेबल ऑफेंसेस भी होंगे जहां पे कोर्ट बेल भी ग्रांट कर सकती है, क्योंकि द नेचर ऑफ द ऑफेंस इज नॉट दैट सीरियस. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, एडल्ट्री, डिफेमेशन, ब्राइबरी, पब्लिक न्यूसेंस, सिंपल हर्ट एक्सेट्रा आर कैटेगराइज्ड इनटू नॉन कॉग्निजेबल, कंपाउंडेबल एंड आल्सो द बेलेबल ऑफेंसेस. ये हेल्पफुल होगा जानने के लिए कि एक बार सबकी डिटेल जान लेते हैं, जो कि शेड्यूल 1 ऑफ सीआरपीसी में मेंशन है. इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं फटाफट से. जैसा कि अभी हमने देखा, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल. तो आपके कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो होते हैं जिनमें की पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट, और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है पुलिस विदाउट मैजिस्ट्रेट्स परमिशन, ये आते हैं आपके कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में. जैसे कि एग्जांपल है मर्डर, सेडिशन, रेप, डाउरी डेथ एक्सेट्रा. नॉन कॉग्निजेबल थोड़े से कम सीरियस होते हैं, लाइक सिंपल हर्ट, असॉल्ट, क्रिमिनल डिफेमेशन एक्सेट्रा. तो यहां पर नॉन कॉग्निजेबल का मतलब, कॉग्निजेबल में पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट अ वारंट इशूड बाय द जेएम. नॉन कॉग्निजेबल में पुलिस को अरेस्ट वारंट चाहिए होता है अरेस्ट करने से पहले, और एफआईआर लॉन्च की जा सकती है, पुलिस खुद एफआईआर लॉन्च कर सकती है कॉग्निजेबल ऑफेंस में. नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में ऐसा भी होगा कि एफआईआर को लॉन्च नहीं किया जाएगा. जनरली पुलिस रजिस्टर करती है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की कंप्लेंट अंडर देयर एनसीआर, दैट इज नॉन कॉग्निजेबल रजिस्टर में कंप्लेंट्स को रिकॉर्ड करती है, और एफआईआर रिकॉर्ड होती है कॉग्निजेबल ऑफेंस के केसेस में. कॉग्निजेबल में जैसा मैंने कहा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट. टाइम टेकन, अगर लग रहा है कि टाइम टेकन बहुत ज्यादा है ये प्रोसीजर. वेयर एज नॉन कॉग्निजेबल में पुलिस के पास परमिशन नहीं होती कि वो इन्वेस्टिगेशन को शुरू करे विदाउट मैजिस्ट्रेट्स परमिशन. बेलेबल ऑफेंसेस लेस सीरियस इन नेचर होते हैं, नॉन बेलेबल ज्यादा. बेलेबल ऑफेंसेस आर लेस सीरियस एंड नॉन बेलेबल आर मोर सीरियस ऑफेंसेस. दोनों की केसेस में सेक्शन 2A डिफाइंड है सीआरपीसी में. बेलेबल ऑफेंसेस में जैसा कि अभी हमने किया कि अक्यूज को बेल मिल जाती है, क्योंकि बेल मिलना बेलेबल ऑफेंस में राइट है, और नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल के लिए आप अप्लाई जरूर करिए, अप्लाई करना आपकी चॉइस है, लेकिन बेल को ग्रांट करना कोर्ट की मर्जी होती है. अगर कोर्ट को लगता है कि आपने जो नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है और आपको अगर बेल मिली तो जस्टिस के साथ खिलवाड़ हो सकता है, आप भाग सकते हो या एविडेंस टैंपर कर सकते हो, तो नॉन बेलेबल के केस में कोर्ट जो है डिस्क्रिशन का फायदा उठा के आपकी बेल को खारिज कर देगी. Accused cannot demand the bail as a matter of right. Court exercise the discretionary power. Section 436 CRPC का कहता है in the respect to bailable offense, and 437 is about non-bailable offense. Now understanding the question, the first question is, in the Indian legal system, जो हमने क्लासिफिकेशन किया है bailable offense का, non-bailable offense का, ये सर्व करता है एक crucial detriment of rights and privileges afforded to accused.
Can you discern the multifaceted distinctions between these categories and comprehend how bail is granted for each? तो आपको बताना है कि बेल का प्रोसीजर क्या है बेलेबल नॉन बेलेबल में और किस बिहाफ पे इन कैटेगरीज को डिसर्न किया गया है। ए ऑप्शन कहता है बेलेबल ऑफेंस में अक्यूज का राइट होता है बेल लेना, बिल्कुल ठीक है। नॉन बेलेबल में कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर होता है, बिल्कुल ठीक है। देयरफॉर ये करेक्ट आंसर होगा। और इसमें हम ये देखते हैं नॉन बेलेबल में कि ऑफेंस कितना सेवियर है और सोसाइटी को कितना थ्रेट है। बी ने कहा बेलेबल ऑफेंसेस आर इनवेरिएबली एसोसिएट विद लेस सेवेरिटी, यस यहां तक ठीक है। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस सिग्निफाई मोर सीरियस क्राइम्स, यस। डिस्टिंक्शन इंपैक्ट करता है ग्रांट ऑफ बेल विच अक्यूज्ड with accused individuals in bailable offense being more likely to secure bail as a matter of right, मतलब bailable में chances ज्यादा हैं। ये इनडायरेक्ट आंसर है, इनकरेक्ट आंसर है, क्योंकि नॉन बेलेबल में चांसेस कम है ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। तो ये प्रोबेबिलिटी पे वर्क कर रहा है सेकेंड ऑप्शन, जो कि आपका इनकरेक्ट ऑप्शन में जाएगा। सी ने कहा प्राइमरी फैक्टर जो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है ये इस बात पे मैटर करता है कि ऑफेंस कंपाउंडेबल है या नॉन कंपाउंडेबल है। बेल कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल से नहीं चलती है, देयरफॉर ये गलत आंसर होगा। क्लासिफिकेशन जो किया गया है वो प्रेजेंट है ऑन द, इट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रेजेंस ऑफ प्राइमा फेसी केस। कि प्राइमा फेसी केस क्या है, मतलब फैक्ट्स क्या हैं वो डिसाइड करेंगे कि बेल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। देयरफॉर ये भी आपका एक इनकरेक्ट आंसर चॉइस होगा। अंडरस्टैंडिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन लीगल सिस्टम में कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को भी डिस्टिंक्टिव कैटेगरीज में डाला गया है और दोनों का अपना अपना प्रोसीजर होता है। तो आपको बताना है कि पाइवोटल और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस क्या हैं कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल में और क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस अलाउ करते हैं पुलिस को कि वो अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट, बिल्कुल ठीक है। नॉन कॉग्निजेबल में पुलिस को वारंट चाहिए, बिल्कुल ठीक है। एडिशनली इसके अलावा एक और फंडा बताया है यहाँ पे कि जो एफआईआर होती है वो लॉन्च कर सकते हैं कॉग्निजेबल में, एंड नॉन कॉग्निजेबल में भी एफआईआर लॉन्च हो सकती है, बिल्कुल ठीक है, दोनों में हो सकती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस हमेशा मोर सीरियस होंगे, नॉन कॉग्निजेबल हमेशा लेस सीरियस होंगे। पुलिस हैव अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट बोथ टाइप्स, ऐसा नहीं है पुलिस को दोनों इन्वेस्टिगेशन की अथॉरिटी नहीं होती कोर्ट की परमिशन के बिना, तो ये आपका इनडायरेक्ट आंसर होगा। प्राइमरी फैक्टर ये है, डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर ये है कि सेवेरिटी क्या है क्राइम की, सेवेरिटी ऑफ पनिशमेंट, कि मतलब किसकी पनिशमेंट ज्यादा सिवियर है, ये डिसाइडिंग फैक्टर हमारा नहीं है। ऑफेंसेस का जो क्लासिफिकेशन है वो इस बात पे है कि वेदर द विक्टिम इज विलिंग टू कोऑपरेट, मतलब विक्टिम अगर कोऑपरेट करेगा तब डिसाइड होगा कि ये कॉग्निजेबल है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इनडायरेक्ट एंड इनकरेक्ट ऑप्शन चॉइस, देयरफॉर ए हैज टू बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। अंडरस्टैंडिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। इमेजिन करते हैं एक सिचुएशन जहां पे एक इंडिविजुअल को क्राइम के लिए अक्यूज किया गया। ऑफेंस इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन इन बेलेबल और नॉन बेलेबल इन द लॉ, क्रिएटिंग अनसर्टेनिटी। हमें यही नहीं पता कि ये किस वाले केस में आ रहा है, तो एक ये अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा है हमारे दिमाग में कि इसको बेलेबल में डाले या नॉन बेलेबल में। इन दिस कॉम्प्लेक्स सिनेरियो which of the following option will describe the procedure for determining the accused right to bail and court's role in such case? अब हमें नहीं पता कि वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, तो हम क्या डिसाइडिंग फैक्टर डालेंगे, किस तरीके से बेल ग्रांट होगी, what will be the procedure of bail, और कोर्ट का इसमें क्या रोल रहना चाहिए। ये दो बातें ऑथर ने हमसे पूछी हैं इस क्वेश्चन में। When the offense is not mentioned as bailable, non-bailable, accused must approach the police to request the bail. Police have the authority to grant the bail. Police have the authority to grant the bail. कहां से पुलिस के पास अथॉरिटी है बेल देने की? बी ने कहा इस ऐसे केसेस में जहां क्लासिफिकेशन क्लियर नहीं है, अक्यूज्ड को अपील करनी चाहिए मैजिस्ट्रेट को, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वही बेल ग्रांट कर सकते हैं। मैजिस्ट्रेट कंसिडर करेगा मैटर को, नेचर ऑफ ऑफेंस देखेगा, अक्यूज्ड को ये देखेगा कि वो सोसाइटी को थ्रेट तो नहीं है बेल ग्रांट करने पर। ये सब चीजों को मद्देनजर में रखते हुए कोर्ट बेल दे देगा। करेक्ट आंसर। सी ने कहा जब ये क्लियर नहीं है दोनों का डिफरेंस, तो अक्यूज्ड कैन अप्रोच अ लीगल एडवाइजर फॉर बेल। लीगल एडवाइजर से आप बेल नहीं ले सकते हैं, मैजिस्ट्रेट का होल एंड सोल रीजन राइट होता है या डिस्क्रिशन होता है बेल देने का, दैट विल मेक सी इनकरेक्ट।
ऑफेंस अगर एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है तो ऑटोमेटिकली ये बेलेबल में जाएगा। ये बात हम बोल ही नहीं सकते कि मेंशन नहीं है तो ऑटोमेटिकली बेल दे दो। तो देयरफॉर ये भी आपका गलत आंसर होगा। अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 15। इंडिया में एक पर्सन को अक्यूज किया गया सीरियस ऑफेंस के, बट ये अगेन क्लियर नहीं है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में जाएगा या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में जाएगा। तो अक्यूज कंसर्न है कि वो क्या करे, उसके राइट्स उसको नहीं पता इस केस में। तो कोर्ट को क्या एक्यूरेट गाइडेंस प्रोवाइड करनी चाहिए कि हम ये कैसे डिटरमिन करें कि नेचर ऑफ ऑफेंस क्या होगा और अक्यूज के राइट्स क्या होंगे। यहां पर अब आपको ये देखना है नॉन कॉग्निजेबल और कॉग्निजेबल कहां पे उसको डालें। अगर ऑफेंस मेंशन नहीं है क्लियरली तो अक्यूज को अप्रोच करना चाहिए पुलिस को कि वो क्लैरिफिकेशन सॉर्ट करे। पुलिस के पास अथॉरिटी है कि वो डिटर्मिन करे कि कौन से तरीके का ये मैटर है। पुलिस के पास अथॉरिटी अगेन नहीं होगी। जब ये क्लासिफिकेशन क्लियर नहीं है तो अक्यूज्ड को एक कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट को। अगेन मैजिस्ट्रेट हैज द सोल एंड होल पावर इन सीआरपीसी लॉ, जो ये एक्सेस करेंगे कि अल्टीमेटली नेचर ऑफ ऑफेंस क्या है, इसको कॉग्निजेबल में डालना है या नॉन कॉग्निजेबल में डालना है, ये मैजिस्ट्रेट का डिसीजन होना चाहिए। तो मैजिस्ट्रेट को अपील फाइल करना विल मेक बी द करेक्ट ऑप्शन। सी ने सेम बात करी कि रीच करो लीगल एडवाइजर को, वो गाइड करेंगे, इनकरेक्ट ऑप्शन। इस ऑप्शन ने कहा कि इट ऑटोमेटिकली विल फॉल इन नॉन कॉग्निजेबल, ऑटोमेटिकली फॉल कर जाएगा, विल अगेन मेक दिस वन एन इनकरेक्ट ऑप्शन चॉइस। अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन, in what distinguishes bailable non-bailable offense under Indian law and how the bail is granted in each category। तो distinguishing factor क्या है आपसे वो पूछा गया है और बेल ग्रांट करने का प्रोसीजर आपसे पूछा गया है। बेलेबल ऑफेंस में अक्यूज के पास एब्सोल्यूट राइट होता है बेल का, नॉन बेलेबल में कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है। बिल्कुल ठीक आंसर है। बोथ दोनों में ही ग्रांट अक्यूज राइट टू बेल विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, दोनों में बेल मिलती है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, इनकरेक्ट ऑप्शन। बेलेबल में बेल सोलली ग्रांट करती है पुलिस, पुलिस तो कभी बेल ग्रांट कर ही नहीं सकती, देयरफॉर सी इनकरेक्ट। सीरियसनेस ऑफ ऑफेंस ये डिटर्मिन करेगा, मतलब कितना मैटर सीरियस है वो डिटर्मिन करेगा कि बेलेबल नॉन बेलेबल है, जिसमें कि हमेशा विद बेलेबल ऑफेंसेस ऑलवेज बीइंग लेस सीरियस। ये यहाँ पे ये तो बता रहा है नेचर ऑफ ऑफेंस, लेकिन बेल का प्रोसीजर इस ऑप्शन ने नहीं बताया। दैट इज वाई ये ऑप्शन पार्टली करेक्ट है लेकिन रिमेनिंग आंसर नहीं दिया। दैट विल मेक डी द इनकरेक्ट ऑप्शन चॉइस एंड हेंस ए इज द करेक्ट आंसर। सो विद दिस वाइंडिंग अप टुडेज सेशन, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। तब तक के लिए सीआरपीसी लॉ को बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस और पैसेजेस आपको क्लैट देगा। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन इज ऑलवेज योर बेस्ट फ्रेंड, तो हमेशा ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए टू इंक्रीज योर टाइम एक्यूरेसी, टू इंक्रीज योर टाइम मैनेजमेंट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस एग्जाम। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।